कहानी की शुरुआत ग्रैंड लिन परिवार के मुख्य हॉल में होती है, जहां हमारा लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ उठता है और कोई उसे पानी डालने के लिए चिल्लाता है। बिना सोचे समझे उसके चेहरे पर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता है और स्वाभाविक रूप से वह इसकी शिकायत करता है। लेकिन तुरंत बाद हमारा नायक उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है कि उसे काम पर जाने में देर हो रही है। हालांकि 3 आदमी उसे घूर रहे हैं और उनमें से एक उसे कृतघ्न बेटा कहता है और उसे अपना जुर्म कबूल करने का आदेश देता है। पूरी तरह से भ्रमित हमारा नायक इधर उधर देखता है और सोचता है कि आखिर वह कहां आ गया है। एक बूढ़ा आदमी उसकी उलझन से चिढ़ जाता है और कहता है कि वह लड़के को एक ही वार में खत्म कर देगा। अगले ही पल वह आदमी अपनी तलवार निकालता है और हमारे लड़के पर हमला कर देता है, जिसे अचानक एहसास होता है कि यह सब सच है। हालांकि कुलपति लिन हमलावर की तलवार को पकड़ लेते हैं, जिसका नाम कुलपति जू है, और हमारा नायक रोते हुए और यह कहते हुए कुलपति लिन के पीछे छिप जाता है कि हत्या करना कानून के खिलाफ है। इतना ही नहीं, बच्चे द्वारा बूढ़ा कहे जाने पर कुलपति जू और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर भी कुलपति लिन वादा करते हैं कि पूछताछ के बाद वे अपने बेटे को शू परिवार के हवाले कर देंगे। यह सुनकर कुलपति शू पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि वे देखेंगे कि लड़का इससे बचने के लिए क्या चालें चलता है। इसके तुरंत बाद वे लड़के से कहते हैं कि वह खोया खोया सा न रहे और तुरंत घुटनों पर बैठ जाए, क्योंकि उसे शू परिवार की सबसे बड़ी बेटी के खिलाफ किए गए अपराध के लिए माफी मांगनी होगी। लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं है। कुलपति जू का कहना है कि लिन बेई भूलने की बीमारी का नाटक कर रहा है और उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन लिन बेई का नाम सुनते ही हमारे लड़के को तेज सिर दर्द होता है और उसे यादों का सैलाब उमड़ने लगता है। वह शरीर के पिछले मालिक का पूरा जीवन देखता है और समझ जाता है कि वह अपनी मूल दुनिया में नहीं है। उसे पिछली रात की एक घटना भी याद आती है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो मुख्य किरदार के सभी लक्षण दिखाता था। हमारा नायक एक अमीर आदमी और एक खूबसूरत महिला के साथ एक क्लासिक दृश्य भी याद करता है, और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब वह बूढ़े लिन बेई को उस लड़की पर डोरे डालते हुए देखता है जो बेहद नाराज दिखती है। अंत में वह एक ऐसा दृश्य देखता है जहां वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे होते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हमारा नायक समझ जाता है कि उसने वास्तव में वही किया है जिसका उस पर आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रतिक्रिया से कुलपति जू क्रोधित हो उठते हैं और बूढ़ा व्यक्ति फिर से लड़के पर हमला करता है। कुलपति लिन एक बार फिर बीच में आकर अपने नंगे हाथों से उस व्यक्ति की तलवार को रोक देते हैं। उसी क्षण हमारे नायक को अंततः सब कुछ समझ आ जाता है और वह जान जाता है कि क्या हो रहा है। वह कहानी का नायक नहीं है, वह खलनायक है जो नायक की प्रेमिका के साथ छेड़छाड़ करता है। हताश होकर वह उस क्रोधित बूढ़े व्यक्ति द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाने से बचने के लिए कोई त्वरित उपाय सोचने की कोशिश करता है। हालांकि अचानक उसके शरीर को बैंगनी ऊर्जा से घेर लिया जाता है, जिससे लिन बेई पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जो घोषणा करती है कि जानलेवा खतरा महसूस किया गया है और इसे सक्रिय कर दिया गया है। सिस्टम फिर हमारे नायक को एक स्टार्टर गिफ्ट पैक प्रदान करता है, जिसे वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसके साथ ही उसे 200 मिलियन स्टोन मिलते हैं और बूढ़े आदमी से बच निकलने का मिशन दिया जाता है, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमारा लड़का नाराज हो जाता है क्योंकि अगर वह जिंदा बचकर पैसे खर्च नहीं कर पाया तो यह सब बेकार है। कुलपति जू अभी भी गुस्से में हैं और कुलपति लिन बेई से माफी मांगने को कहते हैं। हालांकि हमारा नायक कहता है कि उसने मिस जू के साथ गलत किया, लेकिन वह सब कुछ ठीक करना चाहता है। तब बूढ़ा आदमी उसे धमकी देता है और कहता है कि उसके पास कोई अच्छी योजना होनी चाहिए, वरना उसका अंत भयानक होगा। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लिन बेई कहता है कि वह आत्मा पत्थरों का उपयोग करके अपनी जान बचाएगा। कुलपिता जू को हमारे लड़के का प्रस्ताव बिल्कुल हास्यास्पद लगता है और वे हंसने लगते हैं, लेकिन वे जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं और लीन परिवार पर उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हैं। हीरो बड़ी शांति से मुआवजे के तौर पर 10 लाख स्पिरिट स्टोन देने की पेशकश करता है। कुलपिता लिन यह सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह रकम उनके पूरे परिवार की 10 साल की कमाई के बराबर है। वहीं कुलपिता जू चिल्लाते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी की इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हमारा लड़का समझ जाता है कि बूढ़े को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उन्हें लगता है कि रकम बहुत कम है। मुस्कुराते हुए उसने प्रस्ताव को बढ़ाकर 50 लाख स्पिरिट स्टोन कर दिया। कुलपति जू का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब प्रस्ताव और भी दिलचस्प हो गया था। फिर भी कुलपति जू ने संयम बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि उनका परिवार सम्माननीय और गौरवशाली है। इसीलिए वह चिल्लाता है कि 10 या 100 मिलियन पत्थरों के बदले भी वह हमारे लड़के को माफ नहीं करेगा। फिर बूढ़ा आदमी इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तलवार से हमला करने की तैयारी करता है। हालांकि हमारा नायक शांत भाव से पूछता है कि क्या 100 मिलियन आत्मा के पत्थर काफी होंगे। फिर आसमान से रंग बिरंगे आध्यात्मिक पत्थरों की बौछार होने लगती है, जिससे पूरा हॉल भर जाता है।
कुलपति जू पूरी तरह से अचंभित हो जाते हैं और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सदमे से वे अपना संतुलन खो बैठते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। आंखें फटी रह गईं। वह इतनी बड़ी रकम देखकर स्तब्ध और अवाक रह गया। पत्थरों के पहाड़ के सामने बैठे हुए उसने पूछा, क्या वाकई ये 100 मिलियन है? यहां तक कि कुलपति लिन भी दंग रह गए और कहने लगे कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतने सारे पत्थर कभी नहीं देखे। अन्य बुजुर्ग भी अचंभित हैं, यह सोचकर कि उसे इतना पैसा कहां से मिला। ढेर के सामने घुटनों के बल बैठे कुलपति जू पूछते हैं कि क्या यह सब सचमुच उनके परिवार के लिए है? तब हमारा नायक कहता है कि बूढ़ा व्यक्ति घमंडी है, लेकिन इस व्यवस्था में वह जितने चाहे उतने पत्थर रख सकता है, और अगर वह आदमी उन्हें नहीं चाहता तो वह कहता है कि वह सभी आध्यात्मिक पत्थरों को हटा देगा। लेकिन आखिरी क्षण में कुलपति जू हमारे लड़के का हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं। कुलपति जू मन ही मन दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई है, लेकिन यह बहुत बड़ी रकम है, और अंत में वह दबाव सहन नहीं कर पाता और रोने लगता है, क्योंकि यह प्रस्ताव इतना आकर्षक है कि इसे ठुकराना मुश्किल है। फिर भी वह दिखावा करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह हमारे नायक को कभी माफ नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी पैसा क्यों न मिले। हालांकि वह लिन बेई का हाथ पकड़े रहता है और कोई अच्छा बहाना सोचने की कोशिश करता है। तभी कुलपति लिन उसकी मदद करते हुए कहते हैं कि उनके परिवार मित्र हैं और इस बात पर झगड़ा करना उचित नहीं है। कुलपति जू आत्मा पत्थरों वाला कार्ड स्वीकार कर लेते हैं और अंततः शांत हो जाते हैं। फिर वह कहता है कि वह अपनी बेटी को घर ले जाएगा और हमारे लड़के को 3 दिन का समय देता है कि वह आकर माफी मांगे। मन ही मन वह अपनी बेटी से इस बात के लिए माफी मांगता है कि उसने उसे शू परिवार के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। इसके तुरंत बाद सिस्टम घोषणा करता है कि मिशन सफल रहा और हमारे हीरो को उसका इनाम मिल जाता है। अपनी जान बचाकर राहत महसूस करते हुए वह उत्सुकतावश सिस्टम से अपना अगला मिशन चेक करता है। नया काम परिवार से एक गद्दार को निकालना है और इनाम 200 मिलियन स्टोन है। हालांकि उसके पिता उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसे इतना पैसा कहां से मिला और उसने कुछ बचाकर क्यों नहीं रखा। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ देखता है, पत्थरों के स्रोत को बेहद संदिग्ध पाता है और कार्रवाई करने का फैसला करता है। फिर वह हमारे नायक के पास आता है और उस पर लिन परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाता है। मुखिया लिन उलझन में पड़ जाता है और बुजुर्ग से पूछता है कि उसका क्या मतलब है। तब महान बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि 100 मिलियन बहुत बड़ी रकम है और हमारे लड़के पर चोरी का आरोप लगाते हैं। लेकिन लिन बेई शांति से पूछते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति होगा जिसके पास इतनी बड़ी रकम होगी जिससे चोरी की जा सके। बूढ़ा व्यक्ति अवाक रह जाता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि पत्थरों की उत्पत्ति का मतलब केवल बड़ी मुसीबत ही हो सकता है। फिर हमारा नायक सुझाव देता है कि पैसा शायद उपहार था, लेकिन बुजुर्ग को इस पर संदेह होता है। लिन बेई तर्क का प्रयोग करते हुए कहता है कि वह इतने शक्तिशाली व्यक्ति को बिना पकड़े गए लूट नहीं सकता था। इस तर्क को सुनकर बुजुर्ग पूरी तरह से अवाक रह जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें। परिवार के बाकी सदस्य भी इस बात से सहमत हैं कि लिन बेई के लिए ऐसी चोरी करना नामुमकिन है। इसलिए बूढ़ा आदमी पीछे हट जाता है और कहता है कि वह तो बस चिंतित था, लेकिन उसे अभी भी हमारे लड़के पर शक है। तब हमारा नायक गंभीर हो जाता है और कहता है कि अब सवाल पूछने की बारी उसकी है। बुजुर्ग अपना बचाव करते हुए कहते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं परिवार की भलाई के लिए करते हैं और उनका विवेक निर्मल है। हालांकि हमारा नायक उन पर उन्हें फंसाने और पूरे लिन परिवार को खतरे में डालने का आरोप लगाता है। फिर वे एक रिकॉर्डिंग पत्थर दिखाते हैं और कहते हैं कि वे किसी को भी उन्हें फंसाने नहीं देंगे। मन ही मन वह व्यवस्था से प्रार्थना करता है कि उसे जो सबूत मिले हैं वे वास्तव में विश्वसनीय हों। फिर वह सबको बताता है कि इस सब के पीछे असली दोषी कोई और है। रिकॉर्डिंग शुरू होती है जिसमें बूढ़े लिन बेई और महान बुजुर्ग के बीच उस लड़की के मुद्दे पर बातचीत सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग में महान बुजुर्ग बूढ़े लिन बेई को एक थैली देते हुए कहते हैं कि इससे लड़की प्रसन्न होगी। फिर बूढ़ा नायक उन्हें धन्यवाद देता है और मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार कर लेता है। हालांकि वर्तमान लिन बेई बताते हैं कि थैली में एक ऐसी जड़ी बूटी थी जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। इसके साथ ही कुलपति लिन को एहसास होता है कि यह सब एक गलतफहमी थी और उनका बेटा निर्दोष है। हताश होकर महान बुजुर्ग चुपके से भागने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके, लेकिन हमारा नायक उन्हें रोक लेता है और पूछता है कि इतनी जल्दी में वे कहां जा रहे हैं। फिर कुलपति लिन अपनी तलवार निकालते हैं और बूढ़े को चेतावनी देते हैं कि भागने की सोचे भी मत। क्रोधित होकर वे गद्दार पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को फंसाने के लिए वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुलपति होने के नाते वे महान बुजुर्ग से उनका पद छीन लेते हैं और उन्हें कालकोठरी में भेज देते हैं। इसके बाद सिस्टम घोषणा करता है कि मिशन सफल रहा और हमारे हीरो को 200 मिलियन स्टोन और मिल जाते हैं। एलडीएक्स एल्डर हार स्वीकार कर लेता है, लेकिन पूछता है कि सबूत पहले क्यों नहीं दिखाया गया।
हमारा हीरो समझाता है कि अगर उसने इसे शुरुआत में ही दिखा दिया होता तो पैट्रियार्क जू इस पर विश्वास नहीं करते और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते। हमारे नायक की योजना की बुद्धिमत्ता और ठंडे दिमाग से की गई गणना को समझकर बूढ़ा व्यक्ति चौंक जाता है और वह जान जाता है कि उसने सुपरिवार के करीब आने के लिए जानबूझकर इस चाल का इस्तेमाल किया है। तभी एक और बुजुर्ग व्यक्ति आता है और जी परिवार को दिए गए पैसों का हिसाब मांगता है। तब हमारा लड़का पूछता है कि किसने कहा था कि उसके पास सिर्फ 100 मिलियन है, और पत्थरों का एक और पहाड़ खड़ा कर देता है। कुलपति लिन को गर्व है और बाकी लोग सोचते हैं कि क्या वह किसी शक्तिशाली व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन हमारा नायक रहस्यमयी बना रहता है, यह कहते हुए कि वह अपने रहस्य किसी को नहीं बता सकता। इससे बुजुर्गों को यकीन हो जाता है कि उसे किसी शक्तिशाली गुरु का समर्थन प्राप्त है, और उसके पिता को तो यह भी लगता है कि शायद वह लिन कबीले की मुख्य शाखा के किसी सदस्य से मिला हो। हमारा नायक बिल्कुल अनजान है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या सोच रहे हैं। हालांकि उसे यह एहसास हो जाता है कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात परिवार में शक्ति और सम्मान हासिल करना है। इसलिए वह घोषणा करता है कि पैसा मुफ्त में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक छोटी सी शर्त है। वह कहता है कि अब से लिन परिवार में केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह पूछता है कि कौन उसके इस निर्णय का समर्थन करता है और कौन इसका विरोध करता है। परिवार के मुखिया लिन को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनकी जगह हथियाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें अपने बेटे की पिटाई भी याद आ जाती है और उन्हें डर लगता है कि आगे क्या होगा। लेकिन असल में हमारा नायक सिर्फ परिवार में अपने पिता की स्थिति को मजबूत करना चाहता है। हालांकि कुछ बुजुर्गों का कहना है कि परिवार चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। हमारा नायक इस बात से हैरान हो जाता है और पूछता है कि वह पत्थर क्यों बांट रहा है। फिर वह पैसों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह सब बुजुर्गों के लिए एक उपहार है। बुजुर्ग लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सारा पैसा सचमुच उनके लिए है। हमारा नायक इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि अगर यह परिवार के लिए होता तो वह इसे सीधे गोदाम में भेज देता। यह सुनकर एक बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसे हमेशा से ही पता था कि लड़का होनहार है, और उसके तुरंत बाद वे सब उसे घेर लेते हैं और उसे लिन परिवार का नया मुखिया घोषित कर देते हैं। हमारा नायक संतुष्ट है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बड़ों को उसका संदेश मिल गया है। हालांकि वह आश्चर्यचकित भी है, क्योंकि उसने यूं ही नए मुखिया बनने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए वह हाथ उठाकर बेबसी से कहता है कि वह यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बड़े बुजुर्ग उसकी बात को पूरी तरह गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वह अपने पिता को कठपुतली की तरह रखना चाहता है, और इस तरह वे सब मिलकर लिन बेई को पूरे लिन परिवार का नया मुखिया घोषित कर देते हैं। परिवार के मुखिया लिन सदमे में हैं और अपना चेहरा हाथों से ढक लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब परिवार का अंत हो गया है। हालांकि हमारा नायक इस अप्रत्याशित स्थिति से पूरी तरह से हैरान है। बाद में उसी रात स्थिति सामान्य हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। हमारा बेटा अब भी यह नहीं समझ पा रहा है कि वह नया मुखिया कैसे बन गया, लेकिन चूंकि बात यहां तक आ गई है, इसलिए वह इसे स्वीकार करने और सिस्टम के कार्यों को समझने का फैसला करता है। इसलिए वह सिस्टम से अपना परिचय देने के लिए कहता है, और उसे पता चलता है कि इसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। इसके अलावा उसके पास स्वतः खेती करने की क्षमता, भाग्य अंक प्राप्त करने की सुविधा और भविष्यवाणियां करने की क्षमता भी है। इन भाग्य अंक प्राप्त करने के लिए उसे सिस्टम द्वारा दिए गए मिशन पूरे करने होंगे। भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता के साथ हमारा नायक उत्साहित है और आरामदेह जीवन जीने के लिए तैयार है। इसलिए वह सिस्टम से स्वतः खेती की विधि मांगता है और आराम से बैठकर जादू होने का इंतजार करता है। अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए वह सोचता है कि एक आलसी व्यक्ति का जीवन कितना सरल और उबाऊ होता है, लेकिन कहीं और हालात इतने शांत नहीं हैं और शांति भंग होने ही वाली है। जू परिवार के घर पर दूसरा छोटा मालिक लिन बेई के आने से बहुत गुस्से में है। वह अपने पिता पर चिल्लाता है और धमकी देता है कि वह हमारे नायक के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। हालांकि देशभक्त जू उसे काट दिखाता है और समझाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और यह प्रस्ताव बहुत अच्छा था। अचानक एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो पूछती है कि क्या उसके पिता ने उसे आत्मा के पत्थरों के बदले बेच दिया था। तभी वह लड़की प्रकट होती है, जिससे दोनों पुरुष चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी उपस्थिति की उम्मीद नहीं थी। वह बताती है कि उसने उनकी बातचीत सुन ली थी और उसे लीन परिवार के उस विकृत व्यक्ति के आने के बारे में पहले से ही पता था। उसका भाई शर्मिंदा दिखता है और लड़की अपने पिता से उसका बचाव करने की कोशिश करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। अंत में वह कहती है कि वह स्थिति को समझती है और परिवार का भविष्य उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लड़की गंभीर भाव से कहती है कि वह लिन बेई को इस मामले से बरी नहीं होने देगी। फिर वह अपनी तलवार निकालती है और कसम खाती है कि वह उस बदमाश का खात्मा कर देगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े।
उसके पिता और भाई भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसके इस गुस्से में हमारे नायक का अंत निश्चित है। फिर वह युवती अपनी तलवार आगे की ओर करके अपने पिता को धमकी देती है कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगी। वह चाकू अपनी गर्दन पर रखकर कहती है कि वह अभी अपनी जान देना चाहती है। हताश होकर कुलपति शू उसे रोकने के लिए दौड़ता है और वादा करता है कि वह उसे लड़के से बदला लेने देगा। लड़की को इस पर मुश्किल से विश्वास होता है और वह पूछती है कि क्या वह सचमुच बदला लेने के बारे में गंभीर है। चीखते हुए पिता इसकी पुष्टि करते हैं और चिल्लाते हैं कि यह वादा शुद्ध सोने से भी अधिक ठोस है। फिर वे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने और हमारे नायक को बंधक बनाने का आदेश देते हैं। इस बीच लिन बेई आराम से बैठा है और बिना किसी प्रयास के उसका साधना स्तर स्वतः ही बढ़ रहा है। लेकिन सिस्टम में एक चेतावनी आती है जिसमें कहा गया है कि उस लड़की की वजह से शू परिवार अब भी बदला लेना चाहता है। हमारा नायक घबरा जाता है क्योंकि सिस्टम उसकी स्व साधना को तब तक रोक देता है जब तक वह नया मिशन पूरा नहीं कर लेता। वह हैरान है क्योंकि मिशन शू मियागी से दोस्ती करना है, वही महिला जो उसे जान से मारना चाहती है। काम यह है कि लड़की को उसे मारने का इरादा छोड़ने और दोस्त बनने के लिए राजी किया जाए, वरना उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। शू के घर पर लिन परिवार का एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और वे तुरंत उसे मार गिराने का आदेश देते हैं और यहीं से दुश्मनी शुरू हो जाती है और लिन परिवार के बेचारे संदेशवाहक पक्षी को हवा में ही मार गिराया जाता है। इसी बीच कुलपति शू अपनी बेटी से वादा करते हैं कि जब लिन बेई आएगा तो उस पर 500 सैनिकों का हमला होगा। लेकिन बदला लेने की प्यासी वह लड़की कहती है कि वह सबसे पहले उस पर तलवार से वार करना चाहती है और उसका क्रोध इतना तीव्र है कि उसके पिता और भाई भी पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं। तभी एक गार्ड घोषणा करता है कि हमारा नायक आ गया है और कुलपति उसे जाल में फंसने के लिए कहते हैं। इस तरह हमारा लड़का हॉल में प्रवेश करता है और दर्जनों गार्डों और शू परिवार से आमने सामने हो जाता है जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसे एहसास होता है कि व्यवस्था सही थी और वह लड़की सचमुच उसे मारना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर लड़की का भाई हमारे हीरो पर झपटता है और चिल्लाता है कि वह अपनी बहन का बदला लेगा, लेकिन सिस्टम जानलेवा खतरे को भांप लेता है और हमारे हीरो के लिए स्वचालित युद्ध सेवा सक्रिय कर देता है। इसके साथ ही हमारा नायक बाजी पलट देता है और वह आदमी उससे विनती करता है कि वह उसके बालों को खराब न करे। हालांकि शू मियागी स्वयं हवा में प्रकट होती है और उस पर हमला करती है। हमारे नायक को विकृत मानसिकता वाला कहती है। फिर उसका भाई भी उसके साथ शामिल हो जाता है और दोनों एक साथ हमारे नायक पर हमला करते हैं। हमारा नायक पैट्रियार्क शू से अपने इन दोनों पागल बच्चों को रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तिरस्कार भरी नजर से पत्थरों से भरा कार्ड जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि वह अपनी बेटी को पैसों के लिए नहीं बेच सकता और हमारा नायक यहीं अपनी जान गंवा देगा। फिर सिस्टम अपनी पूरी युद्ध शक्ति को सक्रिय कर देता है और हमारा लड़का कहता है कि वह कोई दया नहीं दिखाएगा। वह भाई बहनों के सभी हमलों को अविश्वसनीय आसानी से चकमा देना शुरू कर देता है। हेडचू का मुंह खुला रह जाता है और वह सोचता है कि यह किस तरह की फुर्ती की तकनीक है। फिर हमारा नायक रुक जाता है और कहता है कि वह बस माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। मियागी कहती है कि वह बोल सकता है, लेकिन मरने से पहले ये उसके आखिरी शब्द होंगे। अंत में वह एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाता है और कहता है कि वह उसे मार नहीं सकती और उसके पास उसके लिए कुछ खास है। वह उसे अपनी बात समझाने की चुनौती देती है और हमारा लड़का कहता है कि अगर वह फिर भी जिद करती है तो वह अपना भाग्य स्वीकार कर लेगा। फिर हमारा नायक बूढ़े लिनबे और महान बुजुर्ग के बीच की एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बूढ़ा व्यक्ति शू लड़की को जीतने में मदद के लिए एक ऑर्किड सेशियट भेंट करता है। हमारा नायक बूढ़ा आदमी उसे धन्यवाद देता है और मुस्कुराते हुए उपहार स्वीकार कर लेता है। वर्तमान में लौटकर कुलपति शू इस खुलासे से पूरी तरह से हैरान रह जाता है। हमारा लड़का बताता है कि वह उनके परिवारों के बीच कलह पैदा करने की साजिश का शिकार हुआ था। फिर सुमियागी खुद कहती हैं कि इससे सिर्फ ये परिवार को ही फायदा होगा। उनका भाई उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या वाकई इस सारी गड़बड़ के पीछे उनका हाथ है। हमारा नायक इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि पकड़े जाने के बाद महान बुजुर्ग ने सब कुछ कबूल कर लिया था, लेकिन लड़की को शक है और वह कहती है कि भाई यिफान उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। वह इसका कारण बताते हुए कहती है कि उन्होंने अफवाहों को और फैलने से रोकने के लिए उससे मिलने नहीं आए। हमारी नायिका को लगता है कि असल में यिफान नाम का यह लड़का उससे मिलना ही नहीं चाहता था। फिर वह घटना के लिए माफी मांगते हुए उसे एक स्क्रॉल देता है। लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसे उस वस्तु से एक तीव्र तलवार की शक्ति महसूस होती है। तुरंत बाद उसे एहसास होता है कि यह एक दिव्य स्तर की साधना विधि है, लेकिन उसका भाई गुस्से से भड़क उठता है और चिल्लाता है कि वह अपनी बहन को उपहारों से नहीं खरीद सकता।
फिर वह युवक हमारे नायक पर जान से मारने के लिए दोबारा हमला करता है। हालांकि जू मियागी खुद उससे तुरंत हमला रोकने की गुहार लगाती है और एक ही थप्पड़ से वह बिना सोचे समझे अपने भाई को कमरे के उस पार फेंक देती है।